अस्सलाम वालेकुम, आप देखें एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि पावर सेक्टर का गर्शी कर्जा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इससे निपटना मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर रहा है, लेकिन टास्क फोर्स की काविशों के नतीजे में अब इसका एक हल निकाल लिया गया है, जिसके नतीजे में गर्शी कर्जा रिकॉर्ड कमी के बाद तकरीबन 500 अरब के लगभग हो जाएगा। ये सारे इकदाम कैसे क्या किए जा रहे हैं? 1700-1800 अरब रुपए का कर्जा गर्शी कर्जा कम करने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शन जेरे गौर हैं? क्या गर्शी कर्जा कम करने से बिजली सार्फिन को किसी बोझ का सामना भी करना पड़ेगा या नहीं? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पावर सेक्टर की इनएफिशिएंसीज, मिसमैनेजमेंट की वजह से जो तवानाई का शोबा है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है और जिसके नतीजे में आरएलजी का इस्तेमाल कम हुआ। और आप आपको बताएंगे जो मुल्की गैस की पैदावार है, पहले उसको कम किया गया 300 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया, अब ये गैस की मुल्की पैदावार को मजीद 100 मिलियन क्यूबिक फीट कम कर दिया गया, यानी कि 400 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की पैदावार को कम कर दिया गया है। इसके क्या नताइज बरामद हो रहे हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और आपको बताएंगे नाज़रीन कि भारत ने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में दुनिया भर के सामने नाकामी और हजीमत उठाने के बाद उसने अब एक नया ड्रामा रचाया है और उसने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत 3 पाकिस्तानियों को मकबूजा कश्मीर में शहीद करने की इतलात आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं। तहम जराए का ये कहना है कि वो पाकिस्तानी जो भारत की गैर कानूनी जबरी हिरासत में है, उनको मकबूजा कश्मीर में जाके शहीद किया गया है। भारत दोबारा खित्ते के अमन को तहबाला करने के दर पे है। भारत के मकासद इसके पीछे पर्दा है क्या? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि हुकूमत कमर्शियल और सनती सार्फिन को एक नए सिस्टम के तहत बिजली सप्लाई करने का मौका फराहम करने के ऊपर एक तवील अरसे से काम कर रही थी। ये मंसूबा है क्या? और अब कमर्शियल और सनती सार्फिन वापडा के सिस्टम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो फिक्स टैरिफ के ऊपर बिजली हासिल करते हैं, अब उसकी बजाय वो बिडिंग के जरिए 1 मेगावाट से ऊपर जितनी बिजली लेना चाहें, कंपटीशन के जरिए से, बिडिंग के जरिए से बिजली का हसूल मुमकिन बना पाएंगे। पावर डिवीजन ने कैबिनेट कमेटी की एनर्जी को क्या समरी अरसाल की है, इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद मुस्तफा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, पावर सेक्टर का गर्शी कर्जा जैसे हमारे जहन में आता है, मुझ समेत हर पाकिस्तानी परेशान हो जाता है, हुकूमतें भी परेशान है और ये 2010 से ऑनवर्ड एक बहुत बड़ा दर्द सर रहा है और अब तो ये 2000 अरब से भी तजावुज कर चुके हैं। इसको कम करने के लिए टास्क फोर्स की हिदायत सिफारिशात की रोशनी में क्या ऑप्शन तैयार किया गया है, कैसे ये कम होगा और क्या इसके हमें भी इसका बोझ उठाना पड़ेगा और इसके गर्शी कर्जा कम होने से हमें ओवरऑल हमारी मौशियत को, कौमी खजाने को क्या रिलीफ मिलेगा? बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये नई गवर्नमेंट आई, मार्ज वजूद में आई और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी और जो हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो, और उसने महसूस किया कि ये जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है इसकी बुनियाद पे हमारा मुल्क नहीं चल सकता। और उसमें जो हमारे बहुत बड़े बड़े जो ताजर हजरात थे, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ के जो लोग थे, जिसमें मैं जिक्र करूँगा कि डॉक्टर जाज गौहर साहब, उन्होंने ये कैंपेन चलाई ट्विटर पे, फिर उसके बाद वो एक्स आ गया, यानी ट्विटर या एक्स पे उन्होंने कैंपेन चलाई कि इस टैरिफ पे मुल्क जो है वो नहीं चल सकता। ये बड़ा ही ज़रूरी है कि इनके साथ दोबारा IPPs के साथ जो है टैरिफ वो रिवाइज़ किया जाए, उनके साथ जो मुआहदे हैं वो रिवाइज़ किए जाए, टेक और पे से निकाल कर टेक एंड पे पे ले जाएं या हाइब्रिड सिस्टम को बनाया जाए। तो उसकी वजह से फिर एक कमेटी तश्कील पाई गई और प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई जो जिसका नाम था जो उन्होंने एक पावर सेक्टर पे एक स्पेशल कमेटी बना दी। उस स्पेशल कमेटी के जो मेंबरान थे उनमें मोहम्मद अली साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल साहब हैं और फिर बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, SCCP के लोग हैं, CPP के लोग हैं और इसी तरीके के साथ नेपरा के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो उन्होंने जब नेगोशिएट किया और जो टेक एंड पे लेके गए कुछ मुआहदों को, और उन्होंने कहा कि जी आप कुछ रिसीवेबल्स उनके अदा कर दिए, कुछ रिसीवेबल जो थे उनको जो है LPIs जो थी, यानी कि जो लेट पेमेंट इंटरेस्ट था
वो उन्होंने माफ़ करवा दिया। तो जो उनके एरियर्स अदा किए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में वो 348 बिलियन के थे, वो कर दिए। और जो LPIs जो थी, जिसको हम कहते हैं लेट पेमेंट इंटरेस्ट, वो जो था वो 387 बिलियन के, वो जनाब वो भी उन्होंने वेव ऑफ करवा दिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसका जो है फ्यूचर में जो इम्पैक्ट आएगा, जहाँ जब तक उनके पावर परचेज एग्रीमेंट रहेंगे, वो तकरीबन 1.4 ट्रिलियन का इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। तो ये इस वजह से ना सर्कू डेट में काफ़ी कमी हुई, इस वजह से भी। इसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि जो आउटस्टैंडिंग हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये फिर एक प्लान बनाया गया कि जी कमर्शियल जो बैंक्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन की गई, उनसे लोन लिया गया। और लोन जो है वो 1275 बिलियन यानी अरब रुपए का 1275 अरब रुपए का लोन लिया गया। और वो लोन जो था वो सॉवरेन गारंटी भी नहीं दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और वो लोन जो है उसका मुआहदा तो हो गया हुआ है, लेकिन अब इसी हफ्ते के अंदर अंदर वो लोन जो है वो लेकर हमने पे करना है। पे करके किसको, कौन सी लायबिलिटीज खत्म करनी है। जो हमारी पावर होल्डिंग कंपनी थी, उसमें जो लोन पड़े हुए थे, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो पे कर देनी है। वो तकरीबन 683 अरब रुपए की थी, वो पे कीजिएगी। इस तरीके से कुछ पावर सेक्टर हैं गवर्नमेंट के और CPEC पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके जो था इंटरेस्ट बेरिंग जो एरियर्स हैं, ठीक है ना, वो तकरीबन बनते हैं 569 बिलियन रुपीस, वो दे देंगे। तो आपका जो सर्कुलर डेट है जो इस वक्त 2.381 ट्रिलियन का है, वो कम होकर 3 डिजिट्स पे आ जाएगा। 3 डिजिट से मुराद है 561 बिलियन रुपीस पे आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 561 बिलियन रुपए को ख़त्म करने के लिए क्या हिकमत अमली होगी। तो उसको करने के लिए जो है ना, हमें अपनी एफिशिएंसीज को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। उसमें हमें तसाहुल से काम नहीं लेना होगा, अदरवाइज टास्क फोर्स की सारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। और मैं समझता हूँ कि वो जो अब गेंद है वो पावर डिवीजन के कोर्ट में है। पावर डिवीजन को चाहिए कि पावर डिवीजन ने वैसे क्लेम किया है कि हमने जो लास्ट ईयर के जो लॉसेस थे वो हमने तकरीबन 191 बिलियन रुपीस कम किए हैं। अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ऑडिट रिपोर्ट आई है वो भी बड़ी होशरुबा है। उसमें यह बताया गया कि 224 बिलियन रुपीस की ओवर बिलिंग हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पावर डिवीजन के जो लोग हैं, वो अच्छी बात है कि वो रिकवरी उन्होंने बेहतर की है, 97% की है, लेकिन उनको ये एनालाइज ज़रूर करना चाहिए कि इसमें ओवर बिलिंग कितनी हुई है और कितने लोगों को आपने, यानी डकैती उनकी जेब में कितनी डाली है। जब भी आप रिकवरी बढ़ाते हैं तो समझ लें कि आप जो है 10 से 12% जो है वो आप ओवर बिलिंग कर रहे होते हैं। तो ओवर बिलिंग जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके ज़रिए आप रिफॉर्म्स लाएं और अपनी जो थेफ्ट है उसको सही मानों में ख़त्म करें, बजाय इसके कि आप रिकवरी की आड़ में लोगों से ओवर बिलिंग करनी शुरू कर दें। तो अदरवाइज़ फिर हम जो है ना दोबारा डेट ट्रैप में आ जाएंगे और टास्क फोर्स की सारी जो मेहनत है वो ज़ाया चली जाएगी। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि इस पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अब सारा जो कोर्ट है वो अवैस अहमद लगारी की कोर्ट में है सारा, जिस तरह ये बाल है, क्योंकि अब स्लेट तकरीबन खाली करके दे दी है टास्क फोर्स ने और बैंकों ने कर्जा दे दिया, उसके जरिए सारी चीज़ें माफ़ कर देंगे। लेकिन बटी साहब मसला ये है कि जो ये 1875 बिलियन रुपीस हैं, ये ऑलरेडी हम पे एक जो है ना डेट सर्विस सरचार्ज लगा हुआ है 3.23 रुपए पर यूनिट का। वो जो है ना हम फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स वो देते रहेंगे टैरिफ में। और वो जो है एट सोर्स बैंक, वो ना जब भी वो बिल आप जमा कराएंगे तो वो जो 3 रुपये 23 पैसे के हिसाब से जो आपने पैसे जमा करवाए हैं DSS की मद में, वो काट लिया करेंगे एट सोर्स। तो इस तरीके से उनकी रकम जो है ना वो रिकवर होनी शुरू हो जाएगी, एट सोर्स डिडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल है, लेकिन मैं कहूँगा कि क्रेडिट बहरहाल जो है वो टास्क फोर्स को जाता है। बिल्कुल ठीक, डेफिनेटली क्रेडिट टास्क फोर्स को जाता है। हम तवक्को करते हैं कि टास्क फोर्स इसको सक्सेसफुली इस प्लान को इम्प्लीमेंट करवाएगी। यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए से हम गर्ची कर्जे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और जो डेट सर्विसिंग का भारी बोझ हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है उससे भी गुजरते वक्त के साथ हम खुलासी हासिल कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। खालिद साहब आपको बताएंगे कि भारत एक मरतबा फिर बुखलाहट का शिकार है। वो भारत जिसने आज अपने पार्लियामेंट के अंदर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर वहाँ पर बहस होनी थी, तो मोदी सरकार ने एक दोबारा
शातराना और मकाराना चाल चलते हुए दोबारा खित्ते के अमन को ख़राब करने की काज मज़मूम कोशिश की है। जिस वक्त हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे पहले वहाँ पे उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर एक ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया है। अच्छा। ऑपरेशन संदूर आपको याद है, पाकिस्तान ने जैसे जवाब दिया उसके बाद तो भारत की रही से कसर रही से साख उसकी मलियामेट होकर रह गई। दुनिया भर के सामने उसको हजीमत उठाना पड़ी। भारत के पास अपने पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से कोई एक सबूत दुनिया के सामने नहीं ला सका था भारत। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया उसके बाद पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान को पजीराई मिली, मोदी सरकार दिन रात उसकी नींदें उड़ी हुई हैं, परेशान है। अब उन्होंने एक नया ड्रामा रचाया। उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर ऑपरेशन महादेव लॉन्च करते हुए कहा कि यहाँ पर 3 शहरियों को हलाक किया गया और ये पाकिस्तानी हैं, ये दहशतगर्द है। इंडियन मीडिया की यूनिवर्सिटी पर वावेला करना शुरू कर दिया। अगरचे कि इन हालात के अंदर जब दुनिया सबके सामने है कि पहले भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर जो पहलगाम के ऑपरेशन के अंदर इल्जामात लगाए गए तो सबने कहा कि यहाँ से पाकिस्तान से कोई नहीं गया। और सबसे बढ़कर आज साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने मोदी सरकार के अपने ही दावों को दफन किया। उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ वो पाकिस्तानी नहीं थे जिन्होंने आके एक्टिविटी की थी, वो भारत के अंदर रहने वाले लोग थे। भारत में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी और वही लोग वहां पे इन्वॉल्व थे और आपकी नाकाम ये कि आप उसके सबूत नहीं ला सके। बिल्कुल सही। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी ऑपरेशन संदूर पर, वहां पर पार्लियामेंट में और पहलगाम के ऊपर बात होनी थी और आज उन्होंने जनाब भारतीय फौज ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च करके 3 शहरियों को हलाक किया जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी और दहशतगर्द है। अब सवाल ये पैदा होता है कि DGISPR ने 29 और 30 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने भारत समेत दुनिया को ये आगाह किया था कि भारतीय जेलों में गैर कानूनी और जबरी तौर के ऊपर 723 पाकिस्तानी जो उनकी हिरासत में है। सही है। और ये भारत का पुराना वतीरा है कि मुख्तलिफ मौके के ऊपर उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। जो लोग गलती से सरहद पार कर गए, बिल्कुल माहीगीरी करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। हम भी उनके गिरफ्तार करते हैं लेकिन हम छोड़ देते हैं। हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया उनको, एज ए टूल नहीं कभी इस्तेमाल किया, लेकिन भारत करता है। उन पे टॉर्चर करते हैं। कई लोग तो इनकी जेलों में दौरान टॉर्चर किसी की जुबान काट दी, कोई बोलने से महरूम हो गए, ऐसा ही और उनको वहां पे टॉर्चर की वजह से कोई जान से हार गए। अब इन्होंने दोबारा वो हरकत की है जब हमने इनको दुनिया को और भारत को बताया था कि मोदी के ये प्लान है, ये करेगा, जिसमें 723 पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद है और इनका ये था कि ये फेक इनकाउंटर करेंगे और उन्हीं लोगों को निकाल के जेल से और कल को फिर पाकिस्तान पे इल्जाम आयद करेंगे कि ये वो पाकिस्तानी है जो यहाँ पे आए हुए थे, दहशतगर्दी के इनकी प्लान था करने का, हमने इनको मार दिया। और उसी तरह का इनकाउंटर इन्होंने अब किया है। और 24 अप्रैल को भी आजाद जम्मू कश्मीर के 2 शहरी, ये ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें मोहम्मद फारूक और मोहम्मदीन गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, जिसको भारतीय फौज ने बेईमाना तरीके से इनकाउंटर में शहीद कर दिया था। बिल्कुल सही। अब इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हैं। 723 वो हैं जो कि लीगली इन्होंने डिस्क्लोज किए हुए हैं और 56 ऐसे हैं जो इनकी तहवील में गैर कानूनी तौर पर हैं और जबरन हिरासत में रखा हुआ है। और DGISPR 29 और 30 अप्रैल को इन 56 अफराद की तफसीलात भी बता चुके हैं। अब वही इन्होंने पुराना हथकंडा इस्तेमाल किया है, हस्ब रिवायत फेक इनकाउंटर की है और उसके बाद इन इनकाउंटर के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने कहा है कि ये जो इन अफराद की लाशें हैं और ये जो उनके प्लांटेड हथियार खुद ही उनके साथ रख दिए कि ये अब जनाब हमने दहशतगर्द थे, हमने इनको मार दिए। अब ये भारत को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब पाकिस्तान मुसलसल ऑपरेशन संदूर की भारत को जिस नाकामी से दुचार होना पड़ा और पाकिस्तान ने जो मौसर जवाब दिया, पाकिस्तान उसके बाद कह रहा है कि आपके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आए हम बैठ के बातचीत करें, पुरअमन तरीके से इस मसले का हल निकाले, वरना दोबारा इस तरह के आपके ड्रामे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खित्ते के अमन को दोबारा तहवाला कर सकते हैं। अमरीकी सदर 6-7 मरतबा कह चुके हैं लेकिन हर जगह इनको हजीमत उठाना पड़ी है। अब अपनी मुंह छुपाने के लिए, अपनी हजीमत मिटाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इससे हालात ख़राब होंगे, हालात ठीक नहीं हो सकते। हालात ठीक होने का रास्ता यही है, आए बैठे हैं न्यूट्रल मकाम के ऊपर जो बैठ के बातचीत करनी थी, उस बातचीत को हम तय करें। और आगे अगस्त का महीना आ रहा है, जेहन में रखिएगा, 5 अगस्त 2019, ठीक है। आपको पता है कि अब प्रेशर बिल्ड होगा, 5 अगस्त आ रहा है, तो इन्होंने उससे पहले अब ये ड्रामा रचा दिए। तो खान साहब, आप इसको किस निगाह से देखते हैं कि ये मोदी की ये जो अप्रोच है ये इनको भारत को खुद कितना डैमेज करेगी? इनके झूठे प्रोपेगंडे, इनके इल्जाम तराशियों से दुनिया पहले वाकिफ है। बट सब ये जो पॉपुलर लीडर होते हैं ना, उनका यही होता है कि
उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए वो ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क को कितना नुकसान होगा, अगले मुल्क को कितना नुकसान होगा, रीजनल जो पीस है, हार्मनी है, उसको कितना नुकसान होगा। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि मेरे मन में ये बात आई है, मैंने ये करना ही करना है। तो ये पॉपुलिस्ट जो लीडर्स होते हैं, जो इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन पॉपुलिज्म ये शुड बी अबंडेंट। लेकिन क्या किया जाए कि ये बंदा जो है मुसलसल जो है अनपढ़ है, जाहिल आदमी है, लेकिन बड़ा कनिंग है, बड़ा मक्कार है। और उसे ये पता चला कि जब हमने काइनेटिक लड़ाई लड़ी 4 दिन की और उनको शिकस्त फाश किया, उसके बाद उन्होंने जब डिप्लोमेटिक वार शुरू हुई तो बेशक वो SCO का फोरम हो, क्वाड का फोरम हो या फिर ब्रिक्स का फोरम हो, तो वहाँ पे भी उसको बेतरबे जो है शिकस्त हुई। और पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट था वो सब्सक्राइब किया सब ममालिक ने, दुनिया ने किया। सो मच सो कि रशिया ने भी SCO में उसका साथ नहीं दिया, चाइना ने तो बिल्कुल ही नहीं दिया उसका साथ। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि उसने कोई अपनी जो है ना पॉपुलैरिटी को कायम रखने के लिए ये सिर्फ मोदी ने ये काम किया है कि मैं पॉपुलर रहूं, मैं दोबारा जो अब इलेक्शंस आ रहे हैं मैं उसमें मैंने जो है जाना है। उस इलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए उसने उन बेगुनाह लोगों को, जो कि हम पाकिस्तान भी उनके पकड़ लेता है, जो माहीगीर होते हैं या गलती के साथ उनके जो लोग हैं बॉर्डर एरियाज पाकिस्तान का क्रॉस कर लेते हैं तो हमारी तरफ आते हैं, तो वो फिर इसका एक बाकायदा तरीका कार होता है कि हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उन यानी मजलूम लोगों को अगर आपने दस्तगर्द कह के मारा है और कहा कि पाकिस्तानी है, तो उसका हमारे पास भी रिकॉर्ड है कि ये लोग जो हैं उन्होंने पकड़े हुए हैं, जैसे उनके लोग हमने पकड़े हुए हैं। तो ये रिकॉर्ड होगा बिल्कुल एक उसका ये रिकॉर्ड शेयर महादेव भी नाकाम होगा। ये रिकॉर्ड इंशाल्लाह हम शेयर कर सकते हैं कमिटी ऑफ नेशंस के साथ। तो इनका ये जो प्रोपेगेंडा है ये भी खत्म हो जाएगा और नाकाम होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 3 मासूम जाने हैं आपने वो लेकर अपने एक मजमूम मकासद के लिए आपने उन बंदों को शहीद कर दिया है, ये इंतहाई गलत बात है। बिल्कुल इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी भी है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और खालिद मुस्तफ़ा साहब से जानेंगे। खालिद साहब, RLNG और पावर सेक्टर और पावर डिवीज़न ऐसी इनकी अप्रोच है, ऐसी इनकी स्ट्रेटजी है कि पूरी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं। और RLNG के पावर प्लांट तो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है व्हाइट एलिफेंट, उससे भी बात आगे निकल गई। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसके नतीजे में हमारे गैस का शोबा, हमारे इंडिजिनस गैस का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। पहले भी गैस की पैदावार कम हुई, अब कुछ मजीद गैस की पैदावार कम कर दी है। सूरत हाल है क्या, लाइन पैक कितना हो गया और इस मसले का कोई हल भी निकलता दिखाई दे रहा है आपको? बड़ी साहब, बज़ाहिर तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त जो है पावर सेक्टर जो है उसने सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री को खा लिया है, ऑफ द ग्रिड लेवल लगवा के उसने इंडस्ट्री तबाह कर दी। कैप्टिव पावर प्लांट्स को अब जो है बड़ी महंगी गैस मिल रही है और उन्होंने अपनी गैस की कंजप्शन भी कम कर ली है। और उसके अगेंस्ट जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी देनी थी जिसमें किसी किस्म का जर्क ना हो और बड़ी क्वालिटी जो इलेक्ट्रिसिटी देनी थी जिसमें किसी किस्म की लोड शेडिंग ना हो, वो भी नहीं दे पा रहे। तो ऑफ द ग्रिड लेवल भी लग गई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो जो विक्टिम बना है वो आपका एक्सपोर्ट सेक्टर बना है, उसके बाद पेट्रोलियम सेक्टर भी उसका विक्टिम बना है। पेट्रोलियम सेक्टर कैसे विक्टिम बना कि पेट्रोलियम सेक्टर के जो थे जो मुस्लिम लीग नून के उस वक्त के जो लीडर थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, उन्होंने जो थे वो टेक और पे कतर के साथ 2 एग्रीमेंट किए और इसी तरीके के साथ उन्होंने गनवर के साथ किया, ENI के साथ किया। ये टेक और पे एग्रीमेंट हुए और 15-15 साल के, ये एक 15 साल का है, एक 10 साल का है। तो ये जो है ना इसकी हमने सॉवरेन गारंटीज दी हुई है और ये प्योरली हम जो RLNG लेके आए थे कतर से, ये 4 पावर प्लांट्स लगाए थे RLNG बेस्ड, ठीक है ना। 2 लगाए थे फेडरल गवर्नमेंट ने, 2 पंजाब गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। तो इनके लिए वो बेसिकली ये सारे का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था डेवलप किया गया, लेकिन ये मस्ट रन प्रोजेक्ट्स थे कि इन्होंने चलना ही चलना है। लेकिन हुआ क्या है कि इन्होंने उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की। 66% इन्होंने चलना था, फिर ये इन्होंने 50% करके करना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि हमने इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर पे चलाना है। भाई ये मस्ट रन प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर पे क्यों चला रहे हैं? जब आपने ये हमसे मंजन बेचा था लगाने के लिए, ये कहा गया था कि ये 62% इसकी एफिशिएंसी है और ये बड़े जब 62% पे फुल चलेंगे तो इनका टैरिफ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
तो भाई जब आप चला ही नहीं रहे, अंडर यूटिलाइज्ड है सारे के सारे जो है गैस यूटिलाइज नहीं कर रहे। 800 MMCFD गैस इन्होंने इस्तेमाल करनी थी, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं कर रहे। आज का जो लाइन पैक है फिर दोबारा बढ़ गया है और 5 ट्रिलियन का जो डेंजर मार्क है वो क्रॉस कर गया है। अगर वो 5 BCF का अगर आप टारगेट जो है वो उसको क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब है आपकी जो लाइन है गैस पाइपलाइन पूरा का पूरा नेटवर्क किसी वक्त भी फट सकता है। अगर वो फट जाए तो पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल हो जाएगा, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है रुक जाएंगी। सो मच हो के जो पावर जो है लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा होगी, गैस लोड शेडिंग के अलावा तो पावर लोड शेडिंग भी होगी, तो पूरा मुल्क जो है वो खतरे में पड़ गया है। लेकिन ये है लगारी साहब, इनको चाहिए कि ये जो अपने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उनको ऑनर करें और पूरी जो गैस है उसका इस्तेमाल करें। और उस गैस के इस्तेमाल ना करने की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोकल गैस फील्ड जो है ना वो पहले 300 MMCFD के बंद पड़े थे, अब जो 400 MMCFD हो गए हैं। जब आपकी लोकल गैस बंद हो जाए और इम्पोर्टेड गैस आप इस्तेमाल ना कर रहे होंगे तो फिर E&P जो एक्टिविटीज है उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? नहीं इन्वेस्टमेंट आप कर सकते। उससे और जो की प्रोडक्शन भी बंद हो जाती है ना, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। सो के LPG की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ARL जो अटक रिफाइनरी लिमिटेड है वो तो पाकिस्तान का जो लोकल क्रूड है वो इस्तेमाल कर रही होती है। जब लोकल क्रूड कम हो जाएगा तो वो कैसे चलेगी? ARL जो अटक रिफाइनरी है वो नहीं चल पाएगी, अपनी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं चल पाएगी। तो ये बड़ा नुकसान होता है ऐसे। तो इनको जो है पेट्रोलियम डिवीजन के जो हुकाम है वो बहुत ज़्यादा इस बात पे सेंसिटिव हैं और देखते हैं कि 15 अगस्त को वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या प्लान लेके जाते हैं और उन्होंने ये प्लान कोई बनाया हुआ है या उस पर काम कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या करते हैं। LNG का जो क्राइसिस डेवलप हो गया है उसकी वजह से हमने लोकल गैस फील्ड्स बंद करने पड़ रहे हैं, तो इससे बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे डिप्लीटिंग जो गैस वेल्स हैं वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाते और बड़ा नुकसान हुआ है माजी में, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और अगर वो रिकवर ना करें नेचुरल प्रेशर पे तो वो उससे हाथ धोने पड़ जाते हैं गैस वेल से, तो ये भी नुकसान हो सकता है। इनको मद्देनजर रखते हुए जो है इनको चाहिए कि कोई अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएं किसी तरीके के साथ। हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको करें गैस दें, इसके अलावा कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, उनको IMF के साथ बात करें कि जी हमारा सारा सेक्टर बैठ गया है, यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जा रही है, गैस कंजम्पशन बहुत नीचे जा रही है। तो इस वक्त तक जो है ना 13 जो कार्गोज हैं वो एडिशनल हो चुके हुए हैं। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो ऑन द टाइट रोप है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। और जब तक RLG पर चलने वाले पावर प्लांट्स अपना कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे, पावर सेक्टर अपनी मिसमैनेजमेंट खत्म नहीं करेगा, उस वक्त तक पेट्रोलियम डिवीजन समेत पूरे मुल्क को, पूरी मौशियत को, पूरी मुल्क की सनतों को खमियाजा और बोझ उठाना पड़ेगा इन RLG बेस्ड पावर प्लांट। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, जहां कर हम बात करें RLG के पावर प्लांट्स की, वहीं पर आपको बताएंगे कि बिजली का महंगा होना बहुत बड़ा चैलेंज है बिलखुसूस कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए, जिसके पेश नज़र अब ये हुकूमत ने फैसला किया है। काफ़ी अरसे से एक नया मॉडल के ऊपर काम हो रहा था, जिसके नतीजे में अब पावर डिवीजन एक समरी अरसाल की है कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी को, जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करेंगे। जुमे को इसकी मंजूरी होनी थी, तमाम प्राइम मिनिस्टर की कुछ मसरूफियत के बायस खालसा ये मीटिंग नहीं हो सकी। अब इस हफ्ते किसी भी वक्त ये मीटिंग होगी, जिसके ज़रिए से तमाम रिक्विजिट अप्रूवल होने के बाद अब ये तय हुआ है कि आइंदा 5 साल के लिए इसमो जो प्रोजेक्ट है जिसका एक टेस्ट रन हो चुका है उसकी रिपोर्ट भी कैबिनेट को अरसाल की गई है। उसके तहत 800 मेगावाट तक बिजली पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसकी ट्रेडिंग की जाए और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो हमारे कमर्शियल सनती सार्फिन है जिनका लोड 1 मेगावाट से ज़्यादा है, 1 मेगावाट मिनिमम बेंचमार्क है उसका, इससे ज़्यादा बिजली खरीदना चाहते हैं तो वो डिस्कोस के चुंगल से निकल जाएंगे। सही है। बिडिंग होगी और बिडिंग के अंदर वो अपनी बिजली बुक करेंगे इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक। इम्कान है इस बात का कि इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े ताजरों को बिजली काफ़ी कंपेटिटिव और मौजूदा रेट से बेहतर रेट पर मिल सकेगी। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है, ताकि जो हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है वो हम नहीं चला पा रहे और उसके बहुत से मसाइल हैं और एक पूरा तरीक़ेकार वज़ा हो चुका है। तो अगर हम इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और हम अपनी बंद कैपेसिटी को चलाने में कामयाब हो जाते हैं और कमर्शियल सनती सार्फिन को बिजली मौजूदा रेट के मुकाबले में कुछ सेंट ही नीचे मिल जाती है, तो ये एक पूरी मौशियत की
पूरे हमारे पावर सेक्टर के स्ट्रक्चर की और पूरी एक इकोनॉमिक साइकिल है उसकी एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो आप तवक्को करते हैं कि ये जो 800 मेगावाट का एक हुजम है जो उसकी अपर उन्होंने एक लिमिट रखी है, ये थोड़े अरसे में अचीव हो सकती है? बट साहब ये जो फ्री जो पावर मार्केट है, ये इसका जो क़याम है और इसका जो शुरुआत है वो होने जा रही हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही वेलकमिंग इनिशिएटिव है और ये रिफॉर्म्स की जो अल्टीमेट एक शक्ल होगी। और आहिस्ता आहिस्ता जो इस वक्त जो है ना वन बायर है और जनको से और जो भी हमारी पावर IPPs हैं, जितनी भी हमारी आइडल कंपनीज हैं या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बेशक वो जो हम प्राइवेट सेक्टर पे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो उनसे CPPA ख़रीद रही है और उसकी वजह से बड़े सारे मसाइल आ गए हैं। अब इसको हम मार्केट को, पावर मार्केट को फ्री मार्केट की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है ना जी। और ये बड़ी अच्छी बात है। 800 से ये इनका 800 मेगावाट का पायलट प्रोजेक्ट ये शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद ये तो होलसेल मार्केट होगी, उसके बाद हमने रिटेल मार्केट की तरफ जाना है और आहिस्ता आहिस्ता ये बात हो जाएगी कि अगर आपकी फैक्ट्री लगी हुई है और मेरा एक पावर हाउस है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे, उसमें जो रोल है नेपरा का वो भी मिनिमाइज क्या ख़त्म ही हो जाएगा। और बिल्कुल जब वो ख़त्म हो जाएगा और पावर सेट जो पावर डिवीजन है ना या पावर मिनिस्ट्री जो है, इसको भी ताले पड़ जाएंगे। लोग जो है ना आपस में लेन देन करेंगे, सिर्फ इनका रह जाएगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना टैरिफ रह जाएगा, जिसको बिलिंग चार्जेस कहते हैं। अच्छी शुरुआत है, हम तवक्को करते हैं कि मॉडल सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।